स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे वर्क क्या होता है, राइट? जनरली हम वर्क किसको बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमने इतना काम कर लिया, हमने ये चपाती बना ली, या हमने साइकिल चला लिया, हमने कपड़े धो लिए, राइट? तो फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन कुछ अलग है, उसको ध्यान से सुनना आपने। वर्क क्या होता है? जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ये ठीक है, कोई भी बैग है, कुछ भी है, ये मैंने यहां पर रख दिया हुआ है, राइट? आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स आपने लगा दी, ठीक, क्लियर? हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और वो बॉडी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गई, राइट? ए से लेके बी तक बॉडी यहां पर पहुंच गई थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट हुई। जब हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी डिस्प्लेस कर गई थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस एस, या डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें, तब हम बोलेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन, राइट? अदरवाइज अगर आप किसी भी बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, जैसे मान लो ये मेरे सामने बोर्ड है, राइट? व्हाइट बोर्ड है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं, सुबह से लेके शाम तक धक्का लगा रहा हूं उसको, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा है। जब ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, इट मींस इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। जब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि वर्क किया हमने, हम बोलेंगे कि हमने सारा दिन इसको धक्का लगाया है, राइट? लेकिन ये हिला तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वर्क तो हुआ ही नहीं, राइट? आपके घर में कोई दीवार, आप दीवार को सुबह से लेकर शाम तक धक्का लगाते रहो, वो नहीं हिलेगी। अगर हिल गई तो आपका वर्क हुआ, अगर नहीं हिली तो आपका वर्क नहीं हुआ। आप बोलोगे हम सुबह से लेके शाम तक उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क करना है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो वर्क इज सेड टू बी डन if we apply a force on a body, then this force displaces the body through a certain distance. क्लियर? जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी क्या कर रही है, थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है, तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। सो वर्क इज सेड टू बी डन if we apply a force on a body, then it displaces the body through a certain distance, then work is said to be done. Is that clear? पता चला? सो वर्क की डेफिनेशन क्या हुई? वर्क क्या करता है? वर्क करता है ट्रांसफर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। वर्क ने क्या किया? एनर्जी ट्रांसफर की विद द हेल्प ऑफ फोर्स, राइट? सो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब वर्क है क्या? मैंने क्या बोला कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, देन इट डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन। बाकी बहुत सारी डेफिनेशन आपकी बुक में, जो डेफिनेशन है वो आपने लिख लेनी है, राइट? जो भी आपको डेफिनेशन, किसी भी, जो भी आपके पास बुक का, आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। बट जो मैंने बोला कि वर्क क्या है, ये पेन है, अब ध्यान से सुनना, ये पेन यहां पर था इस पोजीशन के ऊपर, मैं इसको लेके चला गया, घूम के आया, मैंने फिर यहां पर उसी पोजीशन में पेन रख दिया, तो क्या मैंने वर्क किया? मैं बोलूंगा मैं इस पेन को लेके गया, यहां से स्कूल में गया, स्कूल से फिर मार्केट गया, मार्केट से फिर घर आया, मैंने यहां पर रख दिया, तो क्या मैंने वर्क किया? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क जीरो हो गया। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या हुआ? जीरो, क्योंकि मैंने तो पेन देखना था, पेन मैंने देखा कि यहां से आपने उठाया, अब यहीं पर आ गया, तो वर्क तो हुआ ही नहीं, तो आपकी बॉडी तो डिस्प्लेस हुई नहीं। तो वर्क कब होगा? जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। मैंने इसको उठा के वहां रख दिया, बस उस टाइम हम देख रहे हैं, उस टाइम में वर्क हो रहा है। फिर मैंने उठा के यहां पर रख दिया, फिर वर्क हुआ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम पे आपने क्या काम किया, तो वर्क तो हुआ ही नहीं, राइट? सो वर्क क्या है? वर्क का आप मीनिंग समझो कि वर्क होता क्या है। वर्क का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी डन, right? Work is said to be done if a force displaces the body through a certain distance in the direction of applied force. So write down, work is said to be done if a force applied on the body displaces the body through a certain distance in the direction of applied force.
इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज वर्क। अब वर्क है क्या? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप डिस्टेंस बोल सकते हो, राइट? फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मूव किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? वर्क क्या है? दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो इसका मतलब हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा दी। सो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, क्लियर? और वर्क जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछे कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो वर्क जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर? उसके बाद आ गए यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है जॉब, और सीजीएस में अर्ग। क्या होता है? एसआई सिस्टम में इसको कोई जूल बोलते हैं, JOULE, और अर्ग ERG, दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। और इनमें रिलेशन क्या होता है? 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। 1 जूल जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, राइट? अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, आता है कि डिफाइन 1 जूल। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जूल को डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन 1 जूल, कैसे डिफाइन करोगे? हाउ वुड यू डिफाइन 1 जूल? करोगे? चलो कैसे करेंगे इसको? इंक खत्म हो गई थी मेरी, तो पहले मैं इंक भर लूं। चलो अब बोलो, तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास वर्क क्या है? दैट इज इक्वल टू फोर्स into displacement. So work is said to be 1 joule if force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter. अगर फोर्स 1 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। तो आप क्या लिखोगे? वर्क इज सेड टू बी, मैं सेड बोल रहा हूं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if it displaces a body, sorry, if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter, through a displacement of 1 meter. So write down 1 joule की definition, पहले लिख लो। Work is said to be 1 joule when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in its own direction. In its own direction. I am repeating it again. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in its own direction. So 1 joule किसके बराबर होगा? 1 Newton into 1 meter. ये मल्टीप्लाई का निशान है, मैंने यहां पर लगाया हुआ, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इज दैट क्लियर? क्लियर? चलें आगे। अब देखो, हमने वर्क तो कर लिया। अब वर्क जो है कितने तरह का होता है? वर्क जो है उसके टाइप कितने हैं? हमारे पास देखो, वर्क पॉजिटिव भी है, हमारे पास वर्क जो है वो नेगेटिव भी है, हमारे पास वर्क जीरो भी है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, ये नोट कर लिया आपने? हाँ, तो साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ है ना? साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, मैथ्स वाले सर ने बताया होगा, है ना? 60 30 40 वाला, 0 30 60, 0 30 45 60 90, ये आपने पढ़ा ना? साइन 0, साइन 30, साइन 45। ओके, तो मैथ्स की बुक में देखना आप। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जैसे मान लो सपोज करो मैंने इस बॉडी को खींचना है, ठीक है, मैं इस बॉडी को खींच रहा हूं। अब बताओ कि ये बॉडी जो है, मान लो बैग है आपका, इसको खींच रहे हो, तो आप इसको लेट के खींचोगे, कैसे खींचोगे इसको? आप इस तरह से फोर्स लगाओगे इसको,
मेरे पास ये डस्टर है, मैं डस्टर उठा रहा हूं तो पहले मैं डस्टर के बिल्कुल सामने आऊंगा, फिर डस्टर को अपनी तरफ खींचूंगा। ऐसे तो फोर्स लगती ही नहीं है कभी भी। आपने इस बॉडी को खींचना है तो आप क्या करते हो, आप फोर्स ऐसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, ये आपकी फोर्स लगी, सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी बॉडी को अगर पुल कर रहे हो, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास क्या है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेरी बात समझ आई। सो ये एंगल हमारे पास क्या है, दैट इज थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल से फोर्स लगाई, तभी हम कोई भी चीज आप खींचते हो, अपने सूटकेस खींचना है, आपने कोई भी चीज अपनी तरफ खींचनी है, चेयर को खींचना है, तो आप ऐसे थोड़ा कि चेयर सामने, आप उसके पहले चेयर के बराबर हो गए फिर खींचोगे पीछे की तरफ, ऐसा होता है, नहीं होता ना। आपने चेयर को ऐसे पकड़ा और खींच लिया, इसका मतलब किसी एंगल से आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी जो है, अगर मैं चेयर को ऐसे खींच रहा हूं तो बॉडी, चेयर मेरी तरफ थोड़ा आ रही है, चेयर तो नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है। अब मैं इस डस्टर को मान लो ऐसे साफ कर रहा हूं, तो मैं पहले डस्टर के सामने आ नहीं, मैं तो ऐसे देखो कितना एंगल बनाया, उस डस्टर ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो किसी एंगल से लगा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का इधर को कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा। क्या बोलते हैं हम इसको, एफ कॉस थीटा। क्लियर। और इस तरफ को कंपोनेंट जो होगा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो होगा एफ साइन थीटा। ये अब जब +1 में आगे तब आपको पता चलेगा कि हम कंपोनेंट जो है वो कैसे निकालते हैं। बस आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास ये फोर्स किसी एंगल से लग रही है हॉरिजॉन्टल से, तो जिस तरफ को एंगल बनाया उस तरफ को ये कॉस थीटा बन जाएगा। इसके साथ मान लो यहां पर P है तो हम यहां पर लिखेंगे P कॉस थीटा, इसका लिखेंगे P साइन थीटा। अब हमने क्या लिया यहां पर F, तो F का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, F कॉस थीटा, F साइन थीटा। इसका मतलब ये बॉडी जो है अगर इस पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है कहीं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स है F, ये है हमारे पास F कॉस थीटा, समझ आ गई। ये बॉडी यहां पर आ गई, ये सेम बॉडी यहां पर आ गई थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट S। व्हाट डज इट मीन कि ये जो बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रही है वो F के कारण नहीं जा रही है, वो कौन से कंपोनेंट के कारण जा रही है, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है, दैट इज F cos थीटा। क्लियर है, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है, दैट इज F cos थीटा। इज दैट क्लियर, वो पता चला। तो हमारे पास इस तरफ को फोर्स कौन सी लग रही है, F cos थीटा। सो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या होता है, ये W दैट इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगी है F cos थीटा और साथ में क्या है S, सो यू कैन राइट इट F S cos थीटा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। हम किसी एंगल से लगा रहे हैं फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एंगल से, वो वेरी नहीं कर रही, हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये आपको पता चला कि हमने क्या किया। आपको यहां पर कंफ्यूज होगी सर ये F cos थीटा कैसे है। देखो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मैंने यहां पर कोई भी मान लो V है मेरे पास, ठीक है। तो V का इस तरफ को अगर मान लो कोई भी बॉडी फेंकी विद वेलोसिटी V, उसने एंगल इतना बनाया, तो V का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, B cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, V sin थीटा। गॉट इट। ऐसे ही हमारे पास वहां पर क्या था, F था, तो F के हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक बन गया F cos थीटा, दूसरा क्या बन गया F sin थीटा। तो बॉडी हमारी इस तरफ को जा रही है, अगर बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जाती, ऐसे फोर्स लगाने से बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, F sin थीटा लिखेंगे वहां पर, लेकिन बॉडी तो हमारी इधर से इधर जा रही है, किस कंपोनेंट के कारण जा रही है, F cos थीटा के कारण, राइट। कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसमें S, सो यू कैन राइट है F S cos थीटा। क्लियर। नाउ ये इक्वेशन 1 इसको याद रखना आपने। नाउ टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन, नंबर 2 नेगेटिव वर्क डन, नंबर 3 जीरो वर्क डन,
टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है? पहला है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा है नेगेटिव वर्क डन, तीसरा है जीरो वर्क डन। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास, पॉजिटिव वर्क डन क्या हुआ? देखो ये मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, मैं फोर्स किस तरफ से लगा रहा हूं? जैसे ये डस्टर है, मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव। जिस तरफ को फोर्स लगा रहा हूं उसी तरफ को बॉडी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखो फोर्स इस तरफ को लगा रहा हूं, बॉडी भी इस तरफ को डिस्प्लेस हो रही है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? जीरो। तो थीटा क्या हुआ? जीरो। तो इसका मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव वर्क डन है तो एफ और एस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तभी हम यहां पर क्या पुट करेंगे? थीटा को जीरो पुट करेंगे। तो फॉर पॉजिटिव वर्क डन, समझ आई मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं कि अगर थीटा जीरो है, थीटा 0 डिग्री मतलब W इज इक्वल टू एफ कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1। इसको याद रखना है। सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे हम इसको? दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में F एंड S दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जिस तरफ को फोर्स लगेगी उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट होगी। ये नहीं है कि आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, बॉडी नीचे की तरफ जा रही। मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, उसी तरफ को जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको धक्का दे रहा हूं और वो मेरी तरफ आ रही है। राइट? ध्यान से सोचना इसको। जब मैं किसी बॉडी को धक्का दे रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो उस तरफ को जा रही है। मैं बॉडी को पुल कर रहा हूं तो मेरी तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव वर्क डन है। जिस तरफ को आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। राइट? दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब इसके बाद आ गया हमारे पास नेगेटिव वर्क डन, नंबर 2। नेगेटिव वर्क डन में थीटा 180 होगा और W किसके बराबर होगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री। और बच्चा लोग cos 180 डिग्री जो है वो -1 होता है। तो हमारे पास ये कितना है? cos 180 -1। तो हमारे पास आंसर कितना है? W दैट इज इक्वल टू -FS। माइनस आ गया यहाँ, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल, ये पेन है, इसको मैं खींच रहा हूं ऊपर की तरफ, खींच रहा हूं कि नहीं? किस तरफ को जा रहा है? मैं फोर्स ऊपर की तरफ ला रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव। जिस तरफ को मैंने फोर्स लगाई बॉडी उस तरफ को जा रही है। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स देखूं, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किस तरफ को जाती है? नीचे की तरफ। लेकिन मैं बॉडी को किस तरफ को ले, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को हो रही है? ऊपर की तरफ। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। मेरी बात समझ आई? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स GF किस तरफ को है? नीचे की तरफ। बॉडी किस तरफ को जा रही है? ऊपर की तरफ। तो ये एंगल कितना हुआ? कितना हुआ? 180 डिग्री। समझ आई? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगती है। आपकी कार इस तरफ को जा रही है लेकिन उसके टायर में फ्रिक्शन इस तरफ को लग रही है। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है, फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ को लग रही है? पीछे की तरफ। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स वो क्या होती है? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही नेगेटिव होती है। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे ये पेन है हमारे पास, नीचे गिर गया पहले। ये पेन है हमारे पास, ये पेन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है और पेन भी नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंक, जैसे मैंने पेन है, मैंने बॉल है, मैंने ऊपर की तरफ फेंकी, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। पहले तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी ना। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव। क्योंकि एंगल कितना बन गया? 180। और cos 180 कितना होता है? -1। अच्छे बच्चे हैं, समझ गए होंगे। अगर उसके बाद बॉल नीचे की तरफ आ रही है, बॉल किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ। ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या है? नीचे की तरफ। तो जिस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ को क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन दैट केस इज पॉजिटिव।
मेरी बात आपने डायरेक्शन देखनी है कि फोर्स किस तरफ को है। अगर मैं अपना देखूं कि मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई, बॉल भी ऊपर की तरफ गई, सो वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है, बॉल भी ऊपर की तरफ गई है। लेकिन वही केस अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स से देखूं तो वो नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन दैट केस इज नेगेटिव, जब बॉल क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मेरी बात समझ आई? कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? क्लियर? एक एग्जांपल और देता हूं। इसमें आपने वो क्या बोलते हैं उसको, टग ऑफ वार खेला हुआ है? टग ऑफ वार, रस्साकसी जिसको बोलते हैं। ऐसे एक ये बता दूं अब, है ना, हो गया, जीरो वर्क डन रह गया, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या होता था, क्या रस्साकसी खेलते ही हैं लोग। यहां पर एक रुमाल सा लगा होता है रेड कलर का, और ये बंदे यहां पर होते हैं, इसको खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे ही होता है। ये बंदे इसको खींच रहे हैं, ये बंदे इसको खींच रहे हैं, इधर भी है, ये बंदे इसको खींच रहे हैं, ये बंदे इसको खींच रहे हैं, ये बंदे इसको खींच रहे हैं, ऐसे ही होता है। कभी ये इधर की तरफ जा रहा है, कभी ये इधर की तरफ जा रहा है। और जब टीम जीत जाती है, ये टीम ए है और टीम बी है, ध्यान से सुनना, दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी, राइट? और विनिंग टीम जो है दैट इज बी। विनिंग टीम कौन सी है? बी टीम है। बी जीत गई इस केस में, रस्साकसी में। अब इसको बोलते हैं टग ऑफ वार, टग ऑफ वार, राइट? अब ध्यान से सुनना इस बात को। टीम बी जीत गई, इसका मतलब टीम बी ने इस तरफ को फोर्स लगाई और रस्सी भी इसी तरफ को आ गई। जिस तरफ को फोर्स है उसी तरफ को क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वर्क डन बाय विनिंग टीम इज पॉजिटिव, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, रस्सी भी इसी तरफ को आ रही है। इसका मतलब वर्क डन बाय विनिंग टीम इज पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय लूजिंग टीम, ये टीम लूज कर रही थी मैच, ये खींच रही थी अपनी तरफ रस्सी, लेकिन रस्सी किस तरफ को जा रही थी? उस तरफ को, क्योंकि विनिंग टीम अपनी तरफ खींच रही थी। वो जीत रही है, ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे की तरफ जा रहे हैं, खींच रहे हैं इस तरफ को, लेकिन जहां आगे की तरफ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लूजिंग टीम है वो फोर्स तो इस तरफ को लगा रही है, लेकिन जहां इस तरफ को रही है। इसका मतलब वर्क डन बाय द लूजिंग टीम इज, यस, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि वो फोर्स इस तरफ को लगा रही थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हो रही थी, वो रस्सी तो इस तरफ को जा रही थी। एंगल कितना हुआ? 180, राइट? क्लियर है? ये इसी तरफ को फोर्स लगा रहे थे और रस्सी भी इसी तरफ को जा रही थी, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज पॉजिटिव। मेरी बात समझ आई? हम डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, दोनों मैंने आपको केस डिस्कस करके बता दिया, राइट? अब आप कहते होंगे कि हम स्कूल से घर को जाते हैं सिर के ऊपर बैग रख के, या हम घास लेने जाते हैं। घास लेने जाते हैं, आप में से बहुत कम जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी तो मैं घास लेके आया। वो पंड बोलते हैं हमारे यहाँ पे सिर के ऊपर रख के कि हम इतना घास लेके आए और आप कहते काम नहीं किया। मैंने बोला कुली को हम पैसे देते हैं, किस बात के देते हैं? कुली को हम पैसे क्या देते हैं? कुली ने ये बैग उठाया, इसको उठा के सिर पे रख लिया, बस इसी के पैसे देते हैं। फिर उसने यहां से उठाया, नीचे फेंक दिया। इन दो चीजों के पैसे, चाहे आप उसको 3 किलोमीटर चला के ले जाओ, चाहे आप 5 किलोमीटर लेके जाओ, तो वो उसका काम काउंट नहीं होगा फिजिक्स में। क्यों नहीं काउंट होगा? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। आप सीढ़ियां चलते हैं ना, आप बोलते हैं कि मैं सीढ़ियां 10 सीढ़ियां चढ़ के आया, मैं 20 सीढ़ियां चढ़ के आया, मैंने काम किया। अरे कुछ भी नहीं किया, सीढ़ियां चढ़ने में कोई काम नहीं किया आपने। आप चाहे आपके सिर के ऊपर मैं क्या रख दूं, 10 क्विंटल का बैग रख दूं और बोलो कि आप ऊपर रख के आओ, तो आप बोलोगे मैंने काम किया। अरे कुछ भी नहीं काम किया। देखो साइंस में, फिजिक्स में वो काम जीरो हो गया आपका। कैसे? ध्यान से देखना। ये हमारे पास कुली है, राइट? ओके, इस कुली ने क्या किया? बैग उठा के अपने सिर पे रख लिया। ये पकड़ा हुआ है इसने बैग, पकड़ा हुआ कि नहीं बैग? इस कुली ने बैग पकड़ा हुआ है, राइट? अब देखो ये जो बैग है और कुली जा इस तरफ को रहा है। अब बैग का वेट नीचे की तरफ है और कुली किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है। फोर्स उसके सिर के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है? जो वेट है उसका वही फोर्स लग रही है। फोर्स नीचे की तरफ है और जा वो आगे तरफ रहा है, तो ये एंगल कितना बना बेटा? 90 डिग्री। यही बना ना, क्योंकि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। वेट जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस बंदे का जो सिर के ऊपर वेट है वो, उसका वेट किस तरफ को है? नीचे की तरफ, लेकिन जा वो इस तरफ को रहा है, तो ये एंगल कितना बना? यही बना ना, वेट नीचे की तरफ, जा वो इस तरफ को रहा है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री।
और cos 90 डिग्री बेटा लोग कितना होता है, 0 होता है। सो वर्क डन हमारे पास क्या बन गया, थर्ड केस में एफ एस cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए कि जो कुली है उसने काम क्या किया, उसने बैग उठाया और जितना उसका हाइट है उतने डिस्टेंस के ऊपर ले गया, बस इतना उसने काम किया फ्री स्कीलिंग में। वो चाहे आप उसको 10 किलोमीटर चला के लेके जाओ, चाहे 20 किलोमीटर चला के लेके जाओ, हम उस वर्क को गिनेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वेट नीचे की तरफ था और जहां वो आगे की तरफ रहा था तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। देखो वेट नीचे की तरफ है, जहां वो आगे की तरफ रहा तो एंगल कितना हुआ, 90, और 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। गॉट इट, ये बात क्लियर हो गई। सो वर्क डन बाय द कुली इज 0। ऐसे ही वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान से सुनना, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ी है, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने शायद आपको बताया नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है ही, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी बॉडी, मान लो ये है ना, ये मान लो आपके पास कोई, मान लो पेन है सपोज करो, इसके साथ धागा बांध लिया, धागे के साथ आपने एक छोटा सा पेबल बांध लिया या कुछ भी बांध लिया इसके साथ, राइट। फिर आपने इसको ऐसे घुमाया, घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, आप उसको बंद कर दो तो क्या करेगा, वो जो धागा है और जो उसके साथ आपने बांधा वो यहां पर आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा ना, नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर आप उसको फोर्स लगाओ तो ऐसे, तो जो आप फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो सर्कुलर पाथ में घूमे, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आई, जैसे मान लो ये डंडा है, इसके साथ हमने कुछ ये चीज बांधी हुई है तो ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, राइट। किस फोर्स से घूम रही है वो सर्कुलर पाथ में, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा किस तरफ को लगती है, टुवार्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ को लगती है, टुवार्ड्स द सेंटर लगती है। अगर ये कोई बॉडी है तो हमारे पास सेंटर O है, तो बॉडी जो है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवार्ड्स द सेंटर। क्लियर। अब मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, देखो ध्यान से देखना, ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ को लग रही है, टुवार्ड्स द सेंटर। अब बॉडी घूम रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम ये थोड़ा देखेंगे, ऐसे कर्व थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, ये तो ये इस तरफ को उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां पर देखेंगे तो यहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये एस की डायरेक्शन है। यहां पर देखोगे तो इसको इसके साथ मिला दो, ये डायरेक्शन, इसको इसके साथ मिला दो, तो आप देखोगे कि ये एंगल कितना बनता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स में। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हम टेंजेंशियली लेते हैं, राइट। तो जब एंगल ही 90 हो गया तो वर्क डन क्या हुआ, एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, राइट। और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर हुई तो एंगल क्या हुआ, 90 हुआ, तो cos 90 क्या हो गया, 0। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। जैसे मान लो अर्थ है, ये अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है, या सन के अराउंड क्या घूम रही है, अर्थ घूम रही है, कुछ भी ले लो आप, या अर्थ के अराउंड मून वाली एग्जांपल ले लो, या सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। ये क्यों घूम रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनको घुमा रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, जो इनमें ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना, बड़े बड़े प्लैनेट्स में मैंने आपको बताया था, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि ये घूमते जाए। लेकिन वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ये याद रखना। इज दैट क्लियर। सो हमारा आज वर्क डन का पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। क्लियर है। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई और आर्टिकल मुझे लगा कि आपको पढ़ाना है तो मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। तो टिल देन गुड बाय। और इसको पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है
और फिर मुझे बताना है अगर कोई प्रॉब्लम है। ओके देन, गुड बाय।